जय हिंद बच्चों, मैं लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से जीव विज्ञान प्रवक्ता डॉक्टर वंदना शर्मा। बच्चों, कभी क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि कुछ व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं? थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन हुआ तो फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, और कुछ ऐसे हैं जो जल्दी से किसी भी रोग से ग्रसित नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा आज क्लास 12th का टॉपिक चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, मानव स्वास्थ्य एवं रोग नाम का एक लेसन है, और जिसमें हम बीमार क्यों हो जाते हैं, कौन सा ऐसा कारण है, उसके अतिरिक्त हमें कौन सी ऐसी पावर है जो हमें इन रोगों से लड़ने की शक्ति देती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, ये सारा सिस्टम जो हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देता है उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। रोगाणुओं का मुकाबला करने की शक्ति देता है, उस सिस्टम को इम्यून सिस्टम कहते हैं। इससे पहले आपने क्लास 11 में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस तरह के अन्य बहुत सारे सिस्टम पढ़े होंगे। उसी तरीके से ही हमारी बॉडी में एक और सिस्टम होता है जिसे प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो यह तंत्र हमें रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। और हम जिस व्यक्ति में ये रोगाणु से लड़ने की शक्ति ज़्यादा होती है उसे रोगाणु शीघ्रता से प्रभावित नहीं करते हैं, वो शीघ्रता से रोग ग्रसित नहीं हो सकता। लेकिन जिस व्यक्ति की ये पावर, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यून सिस्टम द्वारा प्रदान की गई पावर को इम्यूनिटी कहते हैं, जिसमें ये शक्ति कम होती है, अर्थात जिसका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है, वो शीघ्रता से रोग ग्रसित हो जाता है। तो आइए इसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को आज हम शुरू करते हैं, इम्यून सिस्टम। बच्चों, इम्यून सिस्टम जो है वो मुख्यतः दो प्रकार में हम उसको डिवाइड करते हैं। एक फर्स्ट टाइप है इन्नेट इम्यून सिस्टम, या इन्नेट इम्यूनिटी। ये वो सिस्टम है जो हमें इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इन्नेट का मतलब होता है कि ऐसी प्रतिरक्षा जो बाय बर्थ, जन्म से ही हमारे साथ होती है। दूसरी प्रतिरक्षा जिसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम द्वारा प्रोवाइड की गई इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी तब हमें प्राप्त होती है, ये प्रतिरक्षा तब प्राप्त होती है जब कोई रोगाणु हमारे शरीर में एंट्री कर चुका होता है और उसी रोगाणु, उसी खास विशेष रोग को उत्पन्न करने वाले रोगाणु के लिए उसके प्रभाव से हमारे शरीर में कुछ रिएक्शंस के फलस्वरूप ये प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है, और इस इम्यूनिटी से केवल उसी विशेष रोगाणु का ही अंत किया जा सकता है। जो इनेट इम्यूनिटी है ये बाय बर्थ होती है, जबकि ये लाइफ में एक्वायर करनी पड़ती है जब किसी रोगाणु का शरीर में प्रवेश होता है। इसको उपार्जित इम्यूनिटी भी कहते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा है, रोगाणु के शरीर में प्रवेश करने पर ये डेवलप होती है। इस क्लास में हम केवल इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इनबॉर्न या बाय बर्थ जो इम्यूनिटी है उसके बारे में जानेंगे। इनेट इम्यूनिटी को, टोटल जो इम्यूनिटी का सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उसके 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले प्रथम सुरक्षात्मक स्तर, या हम उसको कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मीन्स प्रथम सुरक्षात्मक स्तर। दूसरा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सुरक्षा का द्वितीय स्तर।
ये इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आते हैं। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ये है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। हम केवल इसी सुरक्षा के बारे में, ये कैसी प्रतिरक्षा है जो हमें रोगाणुओं से किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ये लाइन ऑफ डिफेंस या सुरक्षा का प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर क्या है। सपोज कीजिए ये एक वस्तु है, इसके ऊपर एक आवरण है, दूसरा आवरण है और तीसरा आवरण है। कोई भी आवरण जो है किसी वस्तु को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सबसे बाहरी स्तर की तरह कार्य करता है। सबसे पहले वो ये स्तर किसी रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से या उसके प्रभाव को नष्ट करने का प्रयास करता है। यदि ये सुरक्षा का ये वाला स्तर, सबसे बाहरी स्तर फेल हो जाता है, ये स्तर कमज़ोर पड़ जाता है और रोगाणु ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो सुरक्षा का दूसरा स्तर जो यहाँ पर हमने लिखा है, ये कार्य करता है। ये स्तर कवच की तरह से हमें रोगाणुओं से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और यदि किसी वजह से कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी रोगाणु सेकेंड लेवल को भी पार कर जाता है, तो उसके पश्चात एक्वायर्ड इम्यूनिटी में थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस, सुरक्षा का तृतीय स्तर कार्य करता है। और यदि ये तीनों स्तर फेल हो जाते हैं तो वो रोगाणु सफल होता है और वो हमारे शरीर में रोग के प्रभाव उत्पन्न करने लगता है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसको कुछ मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले फिजिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स या भौतिक अवरोध। फिजिकल बैरियर्स क्या हैं? अवरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट। कुछ ऐसी संरचनात्मक प्रभाव हैं जो रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। कुछ हमारे शरीर की बनावट इस तरीके की है कि वो शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को रोक लेते हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार के यदि स्ट्रक्चरल कुछ ऐसी प्रोटेक्शन होता है, उसको हम फिजिकल बैरियर्स, ऐसे बैरियर्स को फिजिकल बैरियर्स कहते हैं। फिजिकल बैरियर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट है वो है स्किन। स्किन, त्वचा। जैसे कि आप, मेरे पास ये एक कॉपी है और इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और यदि हम इसे बारिश से या धूल मिट्टी से बचाना चाहते हैं, बरसात के मौसम में से बाहर ले जाना चाहते हैं, तो हम इस पर एक कवर लगा देते हैं और इस कवर के अंदर ये सुरक्षित है। अब ये कवर इसे सुरक्षा प्रदान कर रहा है बाहरी वातावरण से। उसी तरह हमारे शरीर में भी एक सुरक्षात्मक आवरण होता है, ठीक इस कॉपी पर चढ़ाए गए इस कवर की तरह से एक एनवलप होता है हमारे शरीर पर, एक उसी तरीके का आवरण होता है जो है स्किन यानी त्वचा। हमें सुरक्षा प्रदान करती है, रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। त्वचा की, स्किन की कुछ बनावट ऐसी होती है कि इसका जो बाहरी स्तर होता है, जो बाहरी लेयर होती है, जिसे स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम में ये हॉर्नी आउटर लेयर है, इसमें इसकी कोशिकाओं के जीव द्रव्य में एक केराटिन नामक केराटिन प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं। ये फाइब्रस केराटिन नामक फाइब्रस प्रोटीन है जो कि स्किन को वाटरप्रूफ, जल रोधी या जर्म प्रूफ यानी रोगाणु रोधी बनाती है। रोगाणु इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। जिस तरह से ये पॉलीथीन बैग इस कॉपी के प्रोटेक्शन के लिए इसको वाटरप्रूफ बना रही है, इसके अंदर वाटर एंटर नहीं कर सकता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी पर उपस्थित स्किन या त्वचा का जो आवरण है
उसमें उपस्थित ये केराटिन प्रोटीन हमारे बॉडी को वाटरप्रूफ बनाती है और उसमें वाटर के प्रवेश को रोकती है, जल उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, जल रोधी बनाती है। इसी तरह जर्म प्रूफ, इसकी वजह से, स्किन की वजह से ये लेयर वाटरप्रूफ और जर्म प्रूफ यानी रोगाणु रोधी बन जाती है। तो स्किन इस प्रकार से एक सुरक्षा प्रदान करती है, रोगाणुओं को प्रवेश करने से रोकती है और जल को प्रवेश करने से रोकती है। इसी के साथ ही दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में फिजिकल बैरियर जो काम करता है, हम इसे फिजिकल इसलिए कह रहे हैं, फिर से मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी क्योंकि ये बनावट से संबंधित है, स्ट्रक्चर से संबंधित अवरोध हैं। दूसरा अवरोध है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन या जिसको श्लेष्म झिल्ली भी कहते हैं। ये म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे शरीर के भीतरी अंगों की गुहा को आश्रित करती है। भीतरी अंगों के, सपोज कीजिए एलिमेंट्री भीतरी अंग, एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं जिसके अंदर कैविटी हो, ऐसे ऑर्गन्स। इसमें कौन कौन से ट्रैक्ट्स आते हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के रूप में हम इसमें लिख सकते हैं। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की भीतरी लाइनिंग जो होती है, कैसे, ये पाइप है और इस पाइप का पूरा कैनाल है और इसकी जो भीतरी लाइनिंग होती है वो वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस झिल्ली होती है। और अगर इस लाइनिंग में रोगाणु प्रवेश कर जाएं, सपोज कीजिए त्वचा ने तो हमारी बॉडी को ढक दिया और बाहर से रोगाणुओं की एंट्री बंद हो गई, लेकिन अब हम जब भोजन ग्रहण कर रहे हैं, हमने फूड इनटेक किया और भोजन के साथ हमारी मुख गुहा में रोगाणु प्रवेश कर गए, तो अब कौन सा लेयर काम करेगी, म्यूकस मेम्ब्रेन। जो भीतरी झिल्ली है उसकी बनावट ऐसी होती है, उस पर श्लेष्म की झिल्ली होती है और भोजन के साथ मुख में प्रवेश किए गए रोगाणु, जर्म्स, धूल मिट्टी, वो म्यूकस के साथ चिपक कर हम थूक के जरिए उसे बाहर निष्कासित कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एलिमेंट्री कैनाल में अंदर प्रवेश कर जाए तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल पर इस तरह की जो लाइनिंग है वो सुरक्षा प्रदान करती है, रोगाणु इसमें फंस जाते हैं और फीसिस के साथ, मल के साथ उनका निष्कासन हो जाता है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में उपस्थित म्यूकस मेम्ब्रेन सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी उपस्थित होती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उपस्थित ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ स्रावित करके रोगाणुओं को रोक सकती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है श्वसन, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड श्वसन तंत्र। आप लोग ने 11th में ये श्वसन तंत्र पहले पढ़ा था। जिस तरह से आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मुख से प्रारंभ होता है, उसी तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो नासिका से प्रारंभ होता है, नासा छिद्रों से। नासिका की बनावट, नासा मार्ग की बनावट इस तरीके से होती है, वो बहुत सारे रोगाणुओं, धूल मिट्टी के कणों को, वायु में उपस्थित इन कणों को रोक सकता है। जैसे कि आपने पहले पढ़ा है, थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगी। नासिका मार्ग में रोम होते, हेयर, छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं जो छल्ली की तरह से काम करते हैं। यहाँ पर उपस्थित नेजल हेयर्स, रोम जो कि छलनी की तरह से काम करते हैं और श्वास के जरिए जो वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है उसमें उपस्थित धूल मिट्टी या रोगाणु, बैक्टीरिया, वायरस जो हैं वो इन हेयर में फंस जाते हैं, इन रोम में फंस जाते हैं और आगे वायु के साथ प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर नेजल सिक्रीशन भी होता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीट कर रही है। अगर ये यहाँ पर हेयर से जो प्रोटेक्शन के साथ साथ जो नेजल सिक्रेशन है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा म्यूकस स्रावित हो रहा है, उसमें भी ये जर्म्स फंस जाते हैं और आगे की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। अगर यहाँ से थोड़ा सा आगे ये पहुंचकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ फंसे हुए हैं, इसको फेरिंक्स में धकेल दिया जाता है, ग्रसनी में, जहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल भी आकर खुलती है और फेरिंक्स से भी ये थूक के जरिए बाहर निष्कासित किए जा सकते हैं। स्पुटम के साथ ये बाहर आ सकते हैं और यदि ये फेरिंक्स के साथ एलिमेंट्री कैनाल में प्रवेश कर जाएं तो यहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा प्रवेश किए गए जर्म्स भी
निष्कासित हो सकते हैं। इस तरीके से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और साथ ही यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, इन पर उपस्थित म्यूकस मेम्ब्रेन हमें फिजिकल बैरियर की तरह कार्य करते हुए सुरक्षा प्रदान करती है और रोगाणुओं के प्रभाव को समाप्त करती हैं। इसके बाद जो एक और फिजिकल बैरियर की तरह से हम जिक्र कर सकते हैं, वो तीसरा पॉइंट है आइज। आइज में उपस्थित कॉर्निया, जो हमारे नेत्रों में बाहरी परत होती है, उसमें कुछ अश्रु ग्रंथियाँ, यदि आइज के जरिए कोई धूल, मिट्टी, जर्म्स प्रवेश करता है तो आंसू के साथ भी वो निष्कासित हो जाता है। इसकी बनावट कुछ ऐसी है। ये सारे फिजिकल बैरियर्स हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में भौतिक अवरोध इन फिजिकल बैरियर्स के अलावा पहला क्या है, स्किन, जो कि जर्म प्रूफ और वाटर प्रूफ उसकी बनावट होती है और रोगाणुओं के प्रवेश को रोकती है। दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, इस तरीके के जो ट्रैक्ट्स हैं उनकी भीतरी लाइनिंग में उपस्थित ये म्यूकस मेम्ब्रेन सुरक्षा प्रदान करती है। म्यूकस में ये जर्म्स फंस कर नष्ट हो जाते हैं या बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। और तीसरा नेत्र में उपस्थित जो नेत्र में प्रवेश किए गए जो उसकी बनावट इस तरह की है कि वो अश्रु के साथ, अगर कोई धूल, छोटा सा तिनका चला जाए तो आंसू के साथ वो बाहर निष्कासित हो जाता है। अब हम सेकेंड जो पार्ट हम इसका जिक्र करेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का, दैट इज केमिकल बैरियर्स, रासायनिक अवरोध, केमिकल बैरियर्स। ये किस तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हमारे शरीर में कुछ विशेष रसायन उत्पन्न होते हैं और ये रसायन सुरक्षा प्रदान करते हैं और इन जर्म्स के प्रभाव को नष्ट करते हैं, इनसे होने वाले रोगों से हमें बचाते हैं। इसलिए इनको केमिकल बैरियर्स या रासायनिक अवरोध कहते हैं, क्योंकि ये रासायनिक रूप में कार्य करते हैं। सबसे पहले हम त्वचा की ही बात करते हैं। स्किन की बनावट जैसे फिजिकल बैरियर की तरह तो ये कार्य कर रही है, लेकिन ये रासायनिक अवरोधक या केमिकल बैरियर की तरह से कैसे कार्य करती है? स्किन में, त्वचा में हमने पढ़ा है कि सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं, ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। ये सेबेसियस ग्लैंड्स, तेल ग्रंथियाँ और साथ ही स्वेट ग्लैंड्स जो पसीना निष्कासित करती हैं, ये ग्रंथियाँ, इनके द्वारा जो रसायन स्रावित होता है, जैसे सेबेसियस ग्लैंड से, जिसे सीबम कहते हैं, ऑयली सब्सटेंस, इस सीबम में जो रसायन होते हैं वो फैटी एसिड्स, साथ ही लैक्टिक एसिड्स, ये कुछ केमिकल्स उपस्थित होते हैं। त्वचा में सेबेसियस ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स होती हैं और इन ग्लैंड्स द्वारा सिक्रीशन होता है सीबम नामक रसायन का, जिसमें फैटी एसिड्स और लैक्टिक एसिड्स होते हैं। इन एसिड के प्रभाव से जो सरफेस है वो एसिडिक हो जाती है और लगभग 3 से 5 के बीच यहाँ पर pH रहती है। इस अम्लीय माध्यम में, इस एसिडिक मीडियम में बहुत सारे बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकते हैं और उनके लिए ये फेवरेबल सिचुएशन नहीं, फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है और इस pH के प्रभाव से, इस अम्ल के प्रभाव से ये बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से स्किन में स्वेट ग्लैंड्स भी हैं, पसीने की ग्रंथियाँ भी हैं और इसके द्वारा जो स्राव होता है उसमें लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो लाइटिक एंजाइम है। लाइटिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो किसी सेल वॉल को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, आउटर लाइनिंग है जो सेल की, उसको डिसॉल्व कर देते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं।
तो लाइसोजाइम एंजाइम स्वेट में उपस्थित होने की वजह से ये बैक्टीरिया की बाहरी भित्ति को, ये लाइसोजाइम बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करके उसे नष्ट कर देते हैं और उस बैक्टीरिया के प्रभाव से हमें बचाते हैं। इस प्रकार से त्वचा में उपस्थित ये दोनों ग्रंथियां इन रसायनों के माध्यम से हमें बाहरी रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही अब त्वचा से ये सुरक्षा प्रदान हो रही है, लेकिन अगर हमने भोजन ग्रहण किया, जैसे फिर से वही फिजिकल बैरियर में जैसे अभी पढ़ा था, जब भोजन इनटेक किया, हमने उसे ग्रहण किया, तो भोजन के साथ भी कुछ बैक्टीरिया, वायरसेस, कुछ पैथोजेंस, रोगाणु हमारे शरीर में पहुंच सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बकल कैविटी में, आपने एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, वहाँ पर लार ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं और लार ग्रंथियाँ का जो सिक्रीशन होता है वो है सलाइवा, लार। इस लार में भी लाइसोजाइम एंजाइम उपस्थित होता है और भोजन में आए हुए जीवाणुओं को ये एंजाइम नष्ट कर देता है। लार में भी यहाँ पर भी एसिडिक मीडियम होता है और भोजन उस अम्लीय प्रभाव और इस लाइसोजाइम के प्रभाव से बहुत सारे बैक्टीरिया भोजन के साथ जो प्रवेश कर रहे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह अब मान लीजिए यहाँ पर से वो किसी तरह चकमा देकर आगे बढ़ गए और मुख गुहा से अब एलिमेंट्री कैनाल के आगे वाले हिस्से में पहुँचे, ग्रसनी से होते हुए जब वो स्टमक में पहुँचते हैं तो स्टमक में एक रसायन गैस्ट्रिक ग्लैंड से उत्पन्न होता है, वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि स्टमक में स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम बनाता है। लगभग 2 pH यहाँ पर होती है और इस pH के प्रभाव से एसिडिक मीडियम में, इतने स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में बहुत सारे जो बैक्टीरियाज हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, नष्ट हो जाते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं बच्चों जो एसिडिक मीडियम उनके लिए फेवरेबल है, उनको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वो बेसिक मीडियम में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो जब भोजन स्टमक से, जहाँ पर HCl उत्पन्न हुआ है, एसिडिक मीडियम था, स्टमक से आगे इंटेस्टाइन में पहुँचता है, तो इंटेस्टाइन में जो नेक्स्ट जो रसायन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो है बाइल जूस। बाइल जूस आप लोग जानते हैं, ये बाइल जूस बेसिक होता है, क्षारीय होता है, इसकी pH 8 लगभग होती है और इस क्षारीय प्रभाव के कारण जो बैक्टीरिया एसिडिक मीडियम में नष्ट नहीं हुए वो इस बाइल जूस के क्षारीय प्रभाव के कारण, जो कि आंतों में उपस्थित होता है, यहाँ पहुँचता है, तो वो बैक्टीरिया क्षारीय माध्यम में नष्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे नेज़ल सिक्रीशन से भी यानी कि वही जो श्वसन के जरिए जो बैक्टीरिया प्रवेश कर गए हैं, तो इसमें भी लाइसोजाइम उपस्थित होता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक यहाँ की तरह। इसी तरह आइज़ में लैक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं, लैक्राइमल आइज़ के लैक्राइमल या अश्रु ग्रंथियों के द्वारा, इन ग्लैंड्स के द्वारा जो सिक्रीशन होता है उसमें भी लाइसोजाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और एक और ख़ास इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आइज़ से, मुख से, जो माउथ से ये जो रोगाणु प्रवेश कर रहे हैं, बैक्टीरिया जा रहे हैं, इनको तो नष्ट करने का साधन हमने यहाँ पर पढ़ा, कौन कौन से केमिकल्स भी काम करते हैं, लेकिन कान पे ढक्कन तो है नहीं, यहाँ से भी कोई बैक्टीरिया प्रवेश कर सकते हैं। तो कान में भी कर्ण, जो बाह्य कर्ण एक्सटर्नल ईयर होता है, वहाँ पर सिरुमिनस ग्लैंड उपस्थित होती है। ये सिरुमिनस ग्लैंड के सिक्रीशन में भी लाइसोजाइम होता है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इस तरीके से ये सारे केमिकल बैरियर्स, इन सब केमिकल्स की सहायता से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, सारे रासायनिक अवरोध हैं। इस तरह फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में पहले हमने भौतिक अवरोध पढ़ा जिसे फिजिकल बैरियर्स कहते हैं, दूसरा हमने केमिकल बैरियर्स, रासायनिक अवरोध पढ़ा। इसी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में एक और सिस्टम है, एक और
टाइप ऑफ प्रोटेक्शन है, दैट इज एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस ये कैसे प्रोटेक्शन देते हैं? कुछ जैसे नाम से पता चल रहा है, माइक्रोब्स मीन्स सूक्ष्म जीव, रोग उत्पन्न करने वाले जीवों की हम यहाँ बात कर रहे हैं, माइक्रोब्स। और एंटी मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस जो इन माइक्रोब्स के अगेंस्ट हों, इनको सरवाइव ना करने दें, इनका विरोध करें, इनको नष्ट कर दें, ऐसे सब्सटेंस एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस कहलाते हैं। ये सब्सटेंस जो दो मुख्य प्रकार के कार्य करते हैं वो है एक इंटरफेरोन और दूसरा है ट्रांसफेरेंस। इंटरफेरोन वायरस से संक्रमित कोशिकाएं, जो किसी कोशिका में यदि वायरस का संक्रमण हो गया है तो उस कोशिका में निर्मित होने वाले ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जो सपोज कीजिए ये सेल है और ये इन्फेक्टेड हो गई वायरस से, तो इसके अंदर विशेष ग्लाइकोप्रोटीन्स बनेंगे और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स इस सेल से बाहर आ जाते हैं, और जो बाहर इसके आसपास दूसरी सेल्स हैं उनको चारों ओर से ये सुरक्षा कवच की तरह से घेर लेते हैं। वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में बने हुए ये रसायन चारों ओर से अपनी निकटवर्ती कोशिकाओं को सुरक्षा कवच की तरह से घेर लेते हैं और इन कोशिकाओं को उस वायरस के संक्रमण से बचाते हैं। ये पदार्थ इंटरफेरोन्स कहलाते हैं। इसी तरह ट्रांसफेरेंस जो होते हैं, ये तो टिश्यू फ्लूइड में आके काम करते हैं। ट्रांसफेरेंस ब्लड में उपस्थित विशेष प्रोटीन है जो कि इन बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करते हैं। अगर ये ब्लड में सर्कुलेशन में उपस्थित हैं तो उन्हें नष्ट करते हैं। इस तरह फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमने 3 तरह के प्रोटेक्शन मैकेनिज्म पढ़ी। पहला था भौतिक अवरोध, फिजिकल बैरियर्स, दूसरा केमिकल बैरियर्स जो विभिन्न रसायनों के द्वारा अवरोध प्रदान करते हैं इन रोगाणुओं से, और तीसरा कुछ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ये 3 मुख्य बातें थी। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, अगर रोगाणु इस डिफेंस सिस्टम को क्रॉस कर जाते हैं और ये फेल हो जाता है, ये सिस्टम उन रोगाणुओं को रोक नहीं पा रहा है, उन माइक्रोब्स को नष्ट नहीं कर पा रहा है, उनसे हमें प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है, तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आगे आता है और वो हमें सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट कुछ क्रियाएं होती हैं इस सिस्टम में जो कैसे सुरक्षा प्रदान करती हैं वो 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैगोसाइटिक डिफेंस सिस्टम, फैगोसाइटिक डिफेंस सिस्टम जिसको भक्षण रक्षा तंत्र भी कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। भक्षण रक्षा तंत्र, भक्षण का मतलब किसी भी पदार्थ को निगल जाना, खा लेना, तो ये तंत्र भक्षण की तरह से ही रोगाणुओं को खाने का काम करता है। इस तंत्र की जो मुख्य कोशिकाएं हैं वो हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स। आपने इससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा है, ब्लड का जो कार्पसल्स होती हैं 3 तरह की होती हैं। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका काम गैसियस एक्सचेंज है, प्लेटलेट्स हैं उनका काम ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, लेकिन जो WBC है वो इम्यून सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, यही इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। WBC की एक विशेषता ये होती है कि इनमें अमीबा के समान गमन करने की कैपेबिलिटी होती है। गमन मतलब ये गति कर सकती हैं, चल सकती हैं, अमीबा की तरह से इनमें इस तरह के पोडिया बनते हैं, स्यूडोपोडिया बनते हैं, और इन पैरों की सहायता से ये ब्लड कैपिलरीज में, ये रुधिर वाहिनी है और इनके अंदर उपस्थित ये WBC इस कैपिलरी वॉल के आर पार जा सकती है, यानी कि यहाँ से बाहर आकर, यहाँ ECF है, टिश्यू फ्लूइड है, ये उसमें से निकलकर यहाँ पहुँच सकती हैं, और यहाँ पर यदि कोई रोगाणु है इसके पास आकर इसको ये निगल जाती हैं।
इस तरह WBC सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये कैसे ये कार्य करती हैं, तो हम इसे इस डायग्राम से समझते हैं। सपोज कीजिए ये एक रोगाणु है, इसके पास WBC पहुंचती हैं और इसको चारों ओर से इस पोडिया की सहायता से ये घेरने का प्रयास करती हैं। ये पोडिया और आगे को बढ़कर इसको इस तरीके से अंदर अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह की संरचना के बाद जब ये अंदर पहुंचता है तो ये दोनों सिरे परस्पर मिलकर एक थैलीनुमा संरचना के रूप में इसको अंदर पहुंचा देते हैं और इस प्रकार से ये रोगाणु जो इस तरह यहाँ पर बाहर था वो इसकी ही बाहरी दीवार से बनी थैलीनुमा संरचना की सहायता से अंदर पहुंच जाता है। इस प्रकार से बने हुए इस कण को, इस थैली को फैगोसोम कहते हैं। फैगोसोम, ये फैगोसोम इसके अंदर उपस्थित लाइसोसोम के साथ जुड़ जाता है। ये लाइसोसोम इसके साथ जुड़ेगा। लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेल्स में आपने पढ़ा है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये फैगोसोम और प्लस लाइसोसोम ये परस्पर जुड़कर एक संरचना बना लेते हैं। लाइसोसोम के एंजाइम्स भी इसके साथ जुड़ गए। इस संरचना को फैगोलाइसोसोम कहते हैं। फैगोलाइसोसोम, इसके अंदर अब लाइसोसोम के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स इसके रोगाणुओं जो इसमें प्रवेश किया है इसका डाइजेशन कर देते हैं, इसका पाचन कर देते हैं और इसको नष्ट कर देते हैं। अब जो इस प्रकार से भक्षण करने वाली जो सेल्स होती हैं उनको फैगोसाइट्स कहते हैं। उनके अंदर ये फैगोसोम और लाइसोसोम जुड़कर फैगोलाइसोसोम बनाते हैं और फैगोलाइसोसोम्स इस रोगाणुओं में इसके अंदर इसको डाइजेस्ट करके नष्ट कर देते हैं। ये कैसे कार्य करते हैं, इसके कौन कौन से इसके मुख्य जो सेल्स हैं जो इसमें हेल्प करती हैं WBC की, वो हम जानेंगे। इसमें मुख्य रूप से मोनोसाइट्स जो कि मैक्रोफेजेस के रूप में, मैक्रोफेजेस वो फैगोसाइट्स होती हैं जो दीर्घ अणुओं को, रोगाणुओं को खा लेती हैं, और साथ ही दूसरे न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स कार्य करती हैं। न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये ब्लड में उपस्थित, इनको गश्ती सुरक्षा इकाई भी कहते हैं क्योंकि न्यूट्रोफिल्स भी WBC का ही टाइप है जो कि ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं। ये ब्लड में भ्रमण करते हुए उसमें उपस्थित रोगाणुओं का भक्षण का काम करती हैं, इसलिए इन्हें मोबाइल डिफेंस यूनिट, मोबाइल डिफेंस यूनिट या गश्ती सुरक्षा इकाई कहते हैं क्योंकि ये रुधिर में भ्रमण करते हुए रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। मोनोसाइट्स जो हैं ये मैक्रोफेजेस के रूप में ECF में पहुंचकर बाह्य कोशिकीय द्रव या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंच जाती हैं और वहाँ पर ये भक्षण का काम करती हैं। जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं वहाँ पर इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि लिवर के जो मैक्रोफेजेस होते हैं, लिवर के मैक्रोफेजेस को कुफ्फर सेल्स के नाम से जाना जाता है। कुफ्फर सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कुफ्फर सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? ये लिवर में उपस्थित मैक्रोफेजेस हैं जो वहाँ पर उपस्थित रोगाणुओं को भक्षण का काम करती हैं। इसी तरह स्किन की जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनको हिस्टियोसाइट्स कहते हैं। इस तरह ये अलग अलग ऑर्गन्स में ECF में पहुंचकर मैक्रोफेजेस रोगाणुओं का भक्षण करते हैं और न्यूट्रोफिल्स जो सेकंड हमने इसमें WBC का टाइप पढ़ा था वो रुधिर में भ्रमण करते हुए रोगाणुओं का भक्षण करते हैं। अब ये फैगोसाइटिक डिफेंस के अलावा एक और दूसरा जो सिस्टम है वो है सेकंड, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी डिफेंस सिस्टम कहते हैं। इन्फ्लेमेटरी डिफेंस सिस्टम, इसको शोथ प्रक्रिया भी कहते हैं। शोथ प्रक्रिया,
जब किसी स्थान पर चोट लग जाती है, सपोज कीजिए इस स्थान पर हाई टेम्परेचर स्किन जल गई है या स्किन चोट के कारण छिल गई है, तो ये जो बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है, ये सपोज करो जैसे बाहर हमने जो पन्नी पैकेट हमने रखा था कॉपी के चारों ओर, वो फट गया है, तो उस स्थान पर वाटर के प्रवेश की जगह बन जाती है, वो वहाँ पर एंट्री कर सकता है। उसी तरह अगर हमारा ये भौतिक अवरोध फट जाता है, चोट से नष्ट हो जाता है, तो रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने का अवसर मिल जाता है, वो इस खुले हुए स्थान से रोगाणु प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी एक डिफेंस सिस्टम कार्य करता है, जिस वो कैसे काम करता है, जो डैमेज टिश्यू है, जहाँ पर चोट लगी है, उस स्थान पर उपस्थित मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स, ये बेसोफिल्स WBC के टाइप हैं। इसी तरह प्लेटलेट्स जो ब्लड में उपस्थित हैं, ये सारे ब्लड में उपस्थित जो चीज़ें हैं, ये एक स्पेसिफिक सिक्रीशन करती हैं, एक विशेष पदार्थ को स्रावित करते हैं, और वो पदार्थ होता है वासो, इसके द्वारा सिक्रीट होता है वासोडायलेटर। वासोडायलेटर वो सब्सटेंस है जो कि ब्लड वेसल्स की गुहा को चौड़ा करता है। अगर ब्लड वेसल्स इतनी पतली है तो इसके प्रभाव से ब्लड वेसल्स की चौड़ाई बढ़ जाती है, रुधिर वाहिनियों की चौड़ाई अधिक हो जाती है। तो वो मास्ट सेल्स डैमेज टिश्यू के स्थान पर बेसोफिल्स, प्लेटलेट्स वासोडायलेटर सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं, इसको स्रावित करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इनके जो सब्सटेंसेस हैं उसमें नाम है हिस्टामीन, एक वासोडायलेटर सब्सटेंस है। इसी तरह सीरोटोनिन, ये सब्सटेंस है। तो ये इन वाहिनियों को चौड़ा करने के कारण क्या होता है, डैमेज टिश्यू वाली जगह पर इनके ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियों के चौड़े होने की वजह से ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई। उसकी वजह से साथ ही इसकी ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज इन दी परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस ब्लड वेसल्स। क्या हुआ, डैमेज टिश्यू था, चोट लगी, जिसके प्रभाव से ये एक्टिव हुई मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स, प्लेटलेट्स, उन्होंने वैसोडायलेटर सब्सटेंस को जो वेसल्स को चौड़ा करते हैं ऐसे सब्सटेंस को सिक्रीट करना प्रारंभ किया, जैसे कि हिस्टामिन और सीरोटोनिन। इसके प्रभाव से उस भाग में ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है और साथ ही रुधिर वाहिनियों की जो परमिएबिलिटी है, पारगम्यता है, वो भी बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लड में उपस्थित प्लाज्मा, उसमें उपस्थित फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये मूव करते हैं ECF में, बाह्य कोशिका ब्लड वेसल से बाहर आकर वहाँ पहुँच जाते हैं और उस स्थान पर डैमेज सेल्स वहाँ पर उपस्थित हैं, ये सारे पदार्थ वहाँ उपस्थित पहुँच रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में रुधिर पहुँच रहा है और वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में क्रियाएं होने की वजह से, हम सब जानते हैं किसी भी क्रिया के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और एनर्जी वहाँ पर ज़्यादा यूज़ हो रही है, क्रिया ज़्यादा हो रही है, तो वो स्थान, चोट के आसपास का स्थान, ज़्यादा ब्लड सप्लाई के कारण वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, डेड टिश्यूज़ के इकट्ठा होने के कारण, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने के कारण वो रेडिश हो जाता है, लालिमा उस स्थान पर हो जाती है। और साथ ही वहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रियाएं सारे एक्टिव हो चुके हैं वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए, तो वहाँ बर्निंग, जलन महसूस होती है, ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है, साथ ही पेन होने लगता है। तो इन सारी क्रियाएं, जैसे टिश्यू डैमेज हुआ, चोट लगी, वहाँ पर उपस्थित ब्लड में प्लेटलेट्स ये सक्रिय हो गई, उन्होंने वैसोडायलेटर सब्सटेंस, वेसल्स को चौड़ा करने वाले पदार्थ को सिक्रीट किया, हिस्टामिन, सीरोटोनिन ऐसे पदार्थ हैं
उसके प्रभाव से ब्लड सप्लाई चोट वाले स्थान पर बढ़ गई, ज़्यादा मात्रा में वहाँ रुधिर पहुँचा ताकि ज़्यादा कार्य हो सके वहाँ पर। इसी के साथ ही जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी पारगम्यता में वृद्धि हुई, जिससे कि प्लाज्मा और रुधिर में उपस्थित फाइब्रिनोजन बाहर आ गए और वहाँ पर चोट वाले स्थान पर बहुत सारी नष्ट हुई हुई कोशिकाएं और जो ज़्यादा मात्रा में रुधिर, उनकी वजह से वहाँ पर स्वेलिंग, थोड़ी सूजन और ज़्यादा ब्लड सप्लाई से लालिमा और साथ ही वहाँ ज़्यादा क्रियाएं होने की वजह से बर्निंग और पेन महसूस होता है। ये सारे प्रोटेक्शन की मैकेनिज्म कार्य करती है और इसी में ही कैसे ये सिस्टम प्रोटेक्शन देता है। जैसे सबसे पहले इस चोट वाले स्थान पर जो मैक्रोफेजेस हैं वो ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर पहुँचकर जो सेल डेब्रिस, जो कोशिकीय मलबा है, जो नष्ट हुई हुई कोशिकाएं हैं, उनके भक्षण का काम करता है। इसी तरह जो डैमेज टिश्यू है, ये डैमेज टिश्यू ब्लड के कुछ ऐसे स्पेसिफिक सब्सटेंस सिक्रीट करता है जो ब्लड में प्रवेश करके न्यूट्रोफिल्स को स्टिमुलेट करते हैं और ये न्यूट्रोफिल्स भी अपने भक्षण का काम तेज़ी से कर देते हैं। तीसरा, जो मोनोसाइट्स हैं वो भी मैक्रोफेजेस के रूप में भक्षण डैमेज टिश्यू वाले स्थान पर पहुंचकर उनका भक्षण शीघ्रता से करने लगते हैं। इस प्रकार ये शोथ प्रक्रिया, पहली प्रक्रिया हमने पढ़ी थी भक्षण वाली, दूसरी शोथ यानी इन्फ्लेमेटरी डिफेंस सिस्टम। इस प्रकार से जो स्वेलिंग, रेडिश और बर्निंग वाली जो सिचुएशन होती है, इसको एक टिप्पणी आती है इडिमा, इसको इडिमा कहते हैं। तीसरा जो हम एक और टाइप इसमें पढ़ने जा रहे हैं, अभी पहले दूसरे में ही शोथ प्रक्रिया के साथ साथ ही ये और कैसे काम करता है, यहीं पर ही हम एक और चीज़ पढ़ेंगे। इसी का ही एक फोर्थ जो प्रोटेक्शन वाला पार्ट है, पहला हमने मैक्रोफेज पढ़ा, न्यूट्रोफिल पढ़ा, मोनोसाइट्स पढ़ा। एक और जो सिस्टम कार्य करता है वो कैसे है, जहाँ डैमेज टिश्यू है, डैमेज टिश्यू से, चोट वाले स्थान वाली जगह से इन टिश्यू के द्वारा जो वायरस, बैक्टीरिया उस पर आक्रमण कर रहे हैं खुली हुई जगह पर, उससे उत्पन्न, उनके द्वारा उत्पन्न विषैले पदार्थों के प्रभाव को नष्ट करने के लिए एक विशेष पदार्थ यहाँ पर WBC के द्वारा स्रावित होता है। WBC सिक्रीट करता है एक विशेष पदार्थ जिसे कहते हैं पाइरोजन। ये पाइरोजन ब्लड के जरिए मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस में पहुँचता है, सर्कुलेशन के जरिए। ये हाइपोथैलेमस मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क का फोर ब्रेन का पार्ट है, अगर याद आया हो। इसको ताप नियंत्रण केंद्र कहते हैं, ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला भाग है। पाइरोजन जब यहाँ पर हाइपोथैलेमस पर पहुँचता है, इसके प्रभाव से बॉडी का टेम्परेचर हाइपोथैलेमस जो है बढ़ा देता है। ये भी एक प्रोटेक्शन का, इम्यूनिटी का, रोगाणुओं से बचाव का तरीका है। बॉडी टेम्परेचर बढ़ने से, जिसे हम कहते हैं फीवर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ने से फीवर होता है। हाई बॉडी टेम्परेचर में ये बैक्टीरिया जो हैं तेज़ी से नष्ट होते हैं, क्योंकि इनका भक्षण करने वाली जो सेल्स हैं, फैगोसाइट्स हैं, भक्षी कोशिकाएं जिसे हम कह सकते हैं, मैक्रोफेजेस हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होकर डैमेज टिश्यू वाले स्थान पर पहुंचकर उन बैक्टीरिया का भक्षण प्रारंभ कर देती हैं। इस तरह चोट लगने पर पाइरोजन के द्वारा बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना, फीवर होना भी एक बचाव का साधन है, जिससे इस फीवर के प्रभाव से बहुत सारे बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर में भक्षण की क्रिया को तेज करके बहुत सारे बैक्टीरिया को नष्ट किया जा सकता है भक्षी कोशिकाओं के द्वारा। इस प्रकार से शोथ प्रक्रिया में ये 4 सिस्टम कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है, जिसका मैंने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में भी जिक्र किया था, इंटरफेरोन।
इंटरफेरोन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इसका इस लाइन ऑफ डिफेंस में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, कभी कभी पूछ लिया जाता है इनकी खोज किसने की, तो आइजैक्स एंड लिंडेनमान नामक साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था। और ये जैसा मैंने अभी पहले बताया, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में बनते हैं, विशेष ग्लाइकोप्रोटीन है, और वहाँ पर वायरस से संक्रमित कोशिकाओं के बनने के पश्चात ये उस कोशिका से बाहर आकर समीपवर्ती कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनको वायरस से संक्रमण से बचाते हैं। तीसरा नेक्स्ट जो इसमें सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में काम करता है वो है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स ये कैसे कार्य करते हैं? कुछ हमारे शरीर में लगभग 20 ऐसे प्रोटीन निर्मित होते हैं, लिवर में इनका निर्माण होता है, इनका सिंथेसिस जो होता है लिवर में होता है, और ये विशेष रूप से इनमें से कुछ प्रोटीन्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया की वॉल को, बैक्टीरियल वॉल को नष्ट कर देते हैं, वॉल डिसॉल्व कर देते हैं। कुछ प्रोटीन मास्ट सेल को स्टिमुलेट करते हैं, मास्ट सेल को स्टिमुलेट करके टू सिक्रीट हिस्टामिन। हिस्टामिन वासोडाइलेटर जिसका अभी हमने जिक्र किया था, इसको सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। और इनमें से कुछ बैक्टीरिया कीमोकाइंस की तरह से कार्य करते हैं, कीमोकाइंस बैक्टीरिया कुछ जो प्रोटीन्स हैं वो कीमोकाइंस की तरह से कार्य करते हैं, और ये जो डैमेज टिश्यू हैं उनके पास उपस्थित बैक्टीरिया जो हैं उनको भक्षण करने के लिए भक्षी कोशिकाओं को उस क्षेत्र में आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से 4th नंबर पे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स ये विशेष लिम्फोसाइट्स हैं जो WBC के एक प्रकार हैं, जो ब्लड में ही विशेष प्रकार के रोगाणुओं को, जो ब्लड में घूमने वाले जो भ्रमण कर रहे हैं रोगाणु, उनके भक्षण का कार्य करती हैं, उन्हें एज इट इज़ नष्ट कर देती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट इन्नेट इम्यून सिस्टम, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।